शेयर स्क्रीन है ये हो गया। पीडब्ल्यूडी से हमें क्या पता चलता है, ये लाइनेक्स का कमांड है वो। ये पता चलेगा कि आप कौन से डायरेक्टरी में हैं। अब मैं जाना चाहता हूँ सर ये सी पे, डायरेक्ट मैं सी सी डॉट डॉट करेंगे, स्पेस डॉट डॉट। तो देखिए अभी मैं कहाँ पे हूँ, सी ड्राइव पे। ओके, सी ड्राइव पे एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ। उस डायरेक्टरी को बनाने के लिए एम के डी आई आर शायद करते हैं, एम के डी आई आर, और यहाँ पे फोलोन ऑटोमेशन नाम से मैं बनाऊँ। ठीक है, फोलोन ऑटोमेशन बढ़िया। डी आई आर देखें यहाँ पे, डी आई आर फोलोन है ना, सी एस टी लेंगे तो ये बता देगा कि सी से फोलोन ऑटोमेशन से बनी है। ठीक है, हम इसमें हम जाएंगे तो फोलोन ऑटोमेशन, यहाँ पे ये हो गया। और ये हमने डायरेक्टली जहाँ पे हमें क्लोन करना है बेसिकली वहाँ से। और ये हमारा क्या है, ये हमारा रिपोजिटरी है जहाँ से मुझे क्लोन करना है। ठीक है, तो क्लोन करने के लिए यहाँ पे साइड में जो है, ये देखिए कोड का है, कोड का करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, तो हम एच टी टी पी एस ले रहे हैं, बस हर जगह पे एच टी टी पी एस ही लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एच टी टी पी एस लिया, कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे git clone, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो आप अपने ये से कीजिएगा। तो यहाँ पे अनवांटेड भी आ रहा है, इसको हटा दीजिएगा। जो ये अनरीडेबल फॉर्मेट है, ये चूंकि यूज हो रहा है, इसका क्या नाम है, यूनिक्स प्लेटफॉर्म का, तो स्पेस वगैरह को वो दूसरे तरीके से ट्रीट करता है वो करेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है ऑटोमेशन गीट हब। ओके, और यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये क्लोनिंग डन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाएं सी ड्राइव पे, क्लोन ऑटोमेशन या ऑटोमेशन हमारा पूरा क्लियर है। ठीक है ना, ये आदर्श था, आदर्श है। एसआरसी में मेन में जाएंगे, जावा है, ओआरजी है, एग्जाम्पल है, डे वन डे टू डे थ्री डे, है ना? ये ओके, तो ये क्लोन हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है आपको एंड लिए। जो भी चेंजेस करेंगे, चेंज करने के बाद आप एक अपना ब्रांच क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए जो कमांड होता है गेट ब्रांच, आप अपने नाम से, जैसे फाहिम के नाम से आप बना लें, अहमद के नाम से बना लें, जो जिस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद जब आप ब्रांच बनाइएगा, जैसे अभी मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ ब्रांच, यहाँ पे डेमो करके दिखा। ठीक है, अभी अरे थ्री ऑटोमेशन में जाता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे ब्रांच अभी मास्टर आ रहा है। मैं यहाँ पे एक ब्रांच बना रहा हूँ, गिट ब्रांच डेमो, ये बनी है ब्रांच। ठीक है, अब इसको अभी मेरा जो ब्रांच है, अभी करेंट ब्रांच कौन सा है, मास्टर ही है ना। अब इस पे स्विच करने के लिए ब्रांच ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे गिट स्टेटस। गिट स्टेटस से क्या पता चलेगा, मेरा जो अगर कोई चेंजेस है फाइल में तो वो करेंगे। उसके बाद गिट ऐड करेंगे, गिट कमिट करेंगे, गिट फुल कर देंगे, सॉरी पुश करेंगे। ठीक है, गिट पुश करेंगे तो क्या होगा, आपका जो आपका जो चेंजेज होगा यहाँ पे उस ब्रांच पे दिखेगा। जैसा अभी मास्टर ब्रांच है, अभी अगर मैं इसको करता हूँ तो एक और ब्रांच क्रिएट हो जाना चाहिए था, अभी क्रिएट नहीं हुआ। मतलब लोकल पे क्रिएट हो गया, वहां पे नहीं क्रिएट। तो इस तरीके से आप गिट मतलब ब्रांच क्रिएट करने के बाद स्विच करके वहां पे कमिट करेंगे तो आपके ब्रांच पे यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं वो आप अब बेसिकली ये मास्टर ब्रांच है हमारा, जो भी एग्जीक्यूशन होना होगा यहाँ से मास्टर ब्रांच से हो। तो मैं क्या करूंगा, एक पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा, मास्टर पुल में मर्ज कर दूंगा, ताकि जब आप जो भी इस पे इस ब्रांच मतलब इस रिपोजिटरी पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो इस ब्रांच को एक्सेस कर पाए, मतलब इस पूरे सॉल्यूशंस को एक्सेस कर पाए, प्रोजेक्ट। जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सारे को एक्सेस कर पाए। ये एक्चुअली है। तो वहां पे ये और यही ट्रेंड चलता है आपके ऑफिस के अंदर कि मल्टीपल डेवलपर्स हैं। ठीक है, वहाँ यहाँ पे गिट हब है, वहाँ पे गिट बकेट होता है, कमांड सेम ही हो, कमांड जो हमने बताया वही सेम होगा, वैसे ही चलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली जो है उसके बाद क्या होता है, जब आप अपने ब्रांच पे पुश कर देते हैं चीजों, ठीक है, उसके बाद एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, और
चूंकि वो रिव्यू किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि कौन रिव्यू करता है। वैसे मोस्टली मेरे कंपनी में जो है अभी जो बना है वो अभी मैनेजर रिव्यू करते हैं हमारे कोर्स को, ठीक है, चेंजेस को, और उसके बाद वो अप्रूव करते हैं। तो अप्रूव करने के बाद वो मास्टर ब्रांच पे वो चला जाता है। मास्टर ब्रांच पे जाने के बाद क्या होता है, जो हमारा जेनकिंस जॉब रन कर रहा है वो मास्टर ब्रांच का ही जो आपका एप्लीकेशन है वो रन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो पूरा एक साइकिल है। ओके, फिर ये इसके के बाद हम लोग बैठते हैं, उसका कंप्लीट करते हैं, क्या नाम है, गिट गिट वाला जो है ना, 15 मिनट आप लोग टाइम दीजिएगा, तो 15 मिनट में मैं जी बता दूंगा पूरे तरीके से, वो हो जाएगा। ओके, चलिए आज हम लोग चलते हैं एकदम। इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लोन ऑटोमेशन, फिर ये ऑटोमेशन सभी बाद में फिर करेंगे, फिर से क्लोन कर लेंगे। ओके, डे 5 में आज का जो एजेंडा हमारा है, तो आज का एजेंडा जो है, पहले डू वाइल करेंगे, फॉर फॉर लूप करेंगे, फॉर ईच लूप और फॉर ऑब्जेक्ट लूप। ओके, तो सबसे पहले कल का जो प्रॉब्लम था इवन ऑड नंबर, वो समझ आ गया होगा, डीबग्स वगैरह, स्विच केस वगैरह भी। जी सर। ना, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको इंटरप्रेट करना। डे 5 अब हम यहाँ पे डू वाइल लूप का एग्जांपल दे रहे हैं, डू वाइल लूप क्लास। देखिए, डू वाइल और वाइल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमने कल आपको बताया था कि अगर आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या इनिशियलाइजेशन किसी भी तरीके से कुछ भी आपने अगर उस मोड में नहीं किया जो मोड की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है, तो दो ही कंडीशंस हो सकती है, या तो आपका लूप चलेगा ही नहीं, यानी कि लूप के अंदर की जो आपने ब्लॉक्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, या तो फिर एग्जीक्यूट होगा तो वो इन्फिनाइट चला जाएगा, है ना। हमने दोनों तरीके से आपको बताया था। डू डू वाइल में क्या है कि इवन your all problem your all problem statement is wrong, or your steps of initializations initializations conditions check conditions and increment and decrement, जो भी आप, और इसको स्टेप में लिखें, स्टेप्स आर रॉन्ग, दो द क्या होगा, इट विल बी एग्जीक्यूटेड वंस। बस इतने का डिफरेंस है दोनों उसमें, कि स्टेप्स, इंक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस, इंक्रीमेंट सारे आपके अगर सही एक्यूरेट होंगे तो वो वर्क करेगा। अगर इनिशियलाइजेशन आपका गलत हो गया, कंडीशंस उससे मैच नहीं किया, तो वाइल में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बार तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, अगर आपकी कंडीशंस गलत भी हुआ फर्स्ट टाइम, तब भी एक बार ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लिखने का क्या तरीका है, डू और यहाँ पे वाइल देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वाइल देंगे, यहाँ पे कंडीशंस लिखेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, ये ये इसकी पैटर्न है। यहाँ पे ब्लॉक होगा आपका, ब्लॉक स्टेटमेंट जो भी आप लिखे, ठीक है, और उसके बाद लास्ट पैरा होगा वो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, ठीक है, और ये वाइल आप इस तरीके से लिखेंगे और कंडीशंस को ब्लॉक करेंगे। ओके, नाउ तो लिखते हैं मेन, स्टार्ट करते हैं। सेम प्रॉब्लम को 10 टाइम्स हमें प्रिंट करना है। गुड मॉर्निंग डू वाइल से किस तरीके से करते हैं, जो काम वाइल से कर सकते हैं वो डू वाइल से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लिया स्टेप्स नाम से, और स्टेप्स को हमने 1 दे दिया। ठीक है, वाई नो, टू देंगे, टू के बाद यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन हमने दे दिया वाई स्टेप्स लेस देन 10। वहां पे हमने लेस देन ये दिया था, लेस देन इक्वल टू 10 दिया था, यहाँ पे हमने 10 दिया। अगर लेस देन इक्वल टू 10 देंगे तो ये 11 टाइम्स चल जाएगा, और 11 टाइम्स क्यों चलेगा, स्टेप्स, ठीक है, हाँ 10 देता हूँ, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये अभी 10 टाइम्स चलेगा। ओके, रन कराता हूँ मैं।
ये देखें, अगर आप इसको चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स इसने रन किया गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये तरीका है ब्लू व्हेल से। हमने बोला कि अगर आपने स्टेप्स गलत कर दिए, यहाँ पे हमने स्टेप्स ले लिया 100, ठीक है, लेकिन कंडीशन यहाँ है 100 <10। नो, ये कंडीशन गलत है ना, 100 तो <10 नहीं है, कंडीशन ये जो चेक हो रहा है। और इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे 1 कर दिया, तो यहाँ पे 100, ये पहले 100 है, ये फिर 101 हो जाएगा, और यहाँ पे 101 चेक हो रहा है 10 से, ठीक है। तो ये कंडीशन फर्स्ट टाइम पे ही फॉल्स हो रहा है, लेकिन इवन तो ये स्टेप्स हमारा गलत हमने लिखा है, उसके बावजूद भी एक बार ये रन होगा। क्यों रन होगा? क्योंकि पहले ये कंडीशन चेक नहीं कर रहा है, ये पोस्ट कंडीशन चेक कर रहा है, और वाइल के अंदर क्या होता है, प्री कंडीशन चेक होता है, इसीलिए वो पहले एलिमिनेट कर देता है। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम बॉडी एग्जीक्यूट करती है, और बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद ये फिर कंडीशन चेक होता है, और कंडीशन अगर सही हुआ तो फिर ये नेक्स्ट लूपिंग में जाएगा। रन करते हैं, देखिए, ये 1 टाइम आपको गुड मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग, दो ही कंडीशन हैज बीन चेक। अगर यहाँ पे सॉर्ट करेंगे, इसको और कर देंगे स्टेप्स की वैल्यू, तो आप देख लेंगे 101 इसकी वैल्यू हो जाए, ठीक है, ये 101। और अगर आप और थोड़ा सा इसको रिफाइन करना चाहते हैं, तो आप ये भी देख लीजिए कि ये कंडीशंस जो है हमारा स्टेप्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यहाँ पे क्या ये रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा रिजल्ट, है ना। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को ये शॉर्ट से आप क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, और इसको और डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो आपने व्हाइल लूप में बनाया था, मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, डू व्हाइल, क्योंकि डू व्हाइल आप इंडस्ट्री में बहुत रेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप अपने प्रॉब्लम्स को जो व्हाइल में बनाएंगे, डू व्हाइल में बना करके चेक कर लेंगे। मैं नेक्स्ट जो जा रहा हूँ, फॉर। ये मेरे इस सेशन का, सेशन 1 का एजेंडा है कि फॉर ईच लूप का मैं आपको बता दूं, और इसके साथ नेस्टेड लूप भी बताता हूँ, ठीक है। फॉर लूप, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने की चीजें, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ज्यादा। और कंसेप्ट सबका एक ही है कि जो भी ब्लॉक है, जो भी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, उस जगह पे हम क्या करेंगे, उस ब्लॉक को, उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को हम सराउंड कर देंगे किससे, लूप से। आप या तो फॉर लूप आपको अगर अच्छा लगता है तो फॉर लूप यूज करें, डू व्हाइल पे आपको कमांड है तो डू व्हाइल यूज करें, व्हाइल पे कमांड है तो व्हाइल यूज करें। कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये पार्ट ऑफ कोड जो है फॉर लूप से ही बनेगा, या व्हाइल से बनेगा, या व्हाइल से बनेगा। इट्स अप टू यू कि कौन सा आप यूज कर रहे हैं, कितने किस कमांड, किस लूपिंग पे आपका कमांड है। ओके, नो, फॉर लूप लिखने के लिए यहाँ पे जो कंडीशंस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सारा कुछ एक पैरेंथेसिस के अंदर होता है। फॉर हमने यहाँ पे लिखा वेरिएबल्स के जो इनिशियलाइजेशन है, पहला पार्ट जो होता है इनिशियलाइजेशन होता है, इट इज ऑप्शनल, आप चाहे तो रखें, नहीं चाहे तो छोड़ दें। कंडीशंस, सेकेंड पैरामीटर जो होगा इसका कंडीशंस होगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ये पैरेंथेसिस क्लोज हो गया, और ये ब्लॉकिंग सराउंडिंग के लिए आपने ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस। तो ये तीन सेगमेंट्स है इस फॉर लूप्स के, जिसमें स्टार्ट वाला सेगमेंट्स और लास्ट वाला सेगमेंट्स ऑप्शनल है, लेकिन जो कंडीशंस वाला है, जो मीड वाला सेगमेंट्स है, वो मैंडेटरी है। अगर वो नहीं देंगे तो आपका एरर आ जाएगा। तो देखते हैं 1 बाय 1। कंसेप्ट वही है, अगर हमें जहाँ पे किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को मोर देन वंस हमें डिस्प्ले कराना है, तो हम लोग यूज करते हैं फॉर लूप्स यूज करते हैं। सॉरी, पहले मेन देंगे, फॉर लूप हमने यहाँ पे दिया इंटीजर। देखिए यहाँ पे साथ साथ पहले हमने इनिशियलाइजेशन किया, इंटीजर आई इक्वल टू जी, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, आई इक्वल टू आई प्लस करें या आई प्लस, जैसा आपका दिल करे, इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट आप कर सकते, आई आई इक्वल टू आई प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग, अगर मुझसे अगर स्पेशली आप बात करेंगे कौन सा लूप मैं यूज करता हूँ, तो मैं आपको बोलूंगा मैं फॉर लूप यूज करता हूँ, इसलिए मुझे फॉर लूप एक ही जगह पे सारा कुछ हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इस पैरेंथेसिस के अंदर ही चलाता है, इसलिए मुझे फॉर लूप यहाँ मैं यूज करता हूँ ज़्यादा। ठीक है, ये देखें गुड मॉर्निंग 10 टाइम्स अगर आप काउंट करें इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, क्लियर है। अभी हमने आपको बताया कि जो दो पहले के पैरामीटर्स हैं वो हमारा क्या है, सॉरी, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये दोनों ही ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैं एक आपको देता हूँ एक क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे 1 2 3 ली, एक वेरिएबल नाम ले लिया, उसकी वैल्यू हमें 1 2 3, ओके। मैंने फॉर लूप दिया, सेमी कोलन देंगे, लेकिन सेमी कोलन देना मस्ट है, नम डिवाइडेड बाई 10
ये तब तक है, चलो जब तक है नम जो है डिवाइड होने के बाद नम इक्वल्स नम नम डिवाइड दिस इज ग्रेटर देन दिस दिस। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको फैक्शन, ठीक है। और मैंने इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला भी पार्ट छोड़ दिया। अब यहाँ पे सॉर्ट हमने नम कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे विदाउट फॉर लूप एग्जीक्यूशन विदाउट क्या है इनिशियलाइजेशन पार्ट एंड इंक्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पे ऐसा लॉजिक लिखा है कि ये हमारा क्या होगा, एक टाइम पे ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली मैं यहाँ मेरा यहाँ पे रॉन्ग है, नम इक्वल्स टू नम ग्रेटर देन जीरो, रिमाइंडर सॉरी रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं डिवीजन मैंने ये कर। तो ये डिवाइड होने के बाद ये क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा वो देख, है ना, 1 to 1, ठीक है। तो इस तरीके से विदाउट इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने आपसे बार बार यही कर रहा हूँ कि जितने जितना आप अपने आप को इंटरप्रेट कीजिएगा इसके साथ, जावा के साथ, आपकी लॉजिक उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। और आप जब जाते होंगे, फिर जब फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, सबसे पहले बोला जाता है कि आपका लॉजिक कैसा है। तो ये एक लॉजिक जो तर्क शक्ति हिंदी में बोलते हैं, ये कोई बुक्स नहीं है या कोई चैप्टर नहीं है कि आप पढ़ लेंगे तो आपकी लॉजिक डेवलप हो जाएगी। इट्स अ बेसिक, आपके मैथ के साथ कितना इन्वॉल्वमेंट था ये बताता है लॉजिक। लॉजिक आप इंग्लिश में यूज नहीं कर सकते, उर्दू में यूज नहीं कर सकते, फारसी में यूज नहीं कर सकते, ना ही केमिस्ट्री फिजिक्स में यूज कर सकते, ठीक है। कार्बन अगर कार्बन है ना, मास अगर है तो है। लेकिन अगर आप मैथ में जाएंगे तो वहां पे आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक से अगर 10+1 कैसे होता है ये आपको पता है, 11 कैसे बनता है वो आपको पता है, 10 - उनका 1 करेंगे तो 9 ये होता है, क्योंकि सब्सट्रैक्ट वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी का नाम है लॉजिक। लॉजिक कोई चैप्टर नहीं है ये कंप्यूटर साइंस में। आप बेसिक डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के चले जाएंगे तो कहीं पे भी आपको लॉजिक का चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा। लॉजिक्स इज ए इंटरवेंशन मीन्स कम्युनिकेशन विथ योर मैथमेटिक्स, बस ये है। और जितना मैथ के साथ इन्वॉल्वमेंट आपकी होगी उतना अच्छा आपके प्रोग्राम्स। तो ये एक कंडीशन है, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग जितना बनाएंगे, मैथ की प्रैक्टिस अगर आपकी है, और वो भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक मैथ्स है उसी पे कंसंट्रेट करना है। ये नहीं कि आप बैठ करके आप कैलकुलस लेकर के बैठ करके बनाने लगे, 2 नंबर को ऐड करने के लिए कैलकुलस का फॉर्मूला लगा रहे, नहीं, बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रिंसिपल क्या ये निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालें, या किसी फिजिक्स का अगर आपको बोल दिया जाए एक्सेलरेशन निकालें, तो वो फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू फिट कीजिए और वो उसकी वैल्यू निकल आती है, राइट। तो उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं जावा के प्रोग्राम में, कि अलग अलग 10th क्लास की फिजिक्स ले लीजिए, उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, आपका एक एप्लीकेशन बन गया जावा के अंदर। चैप्टर वाइज कर दीजिए, जो भी वैल्यू डालना है डालें, आपको आपका आंसर निकल आएगा इमीडिएट। तो ये सारी चीजें जो है वो करने की है, ठीक है। नो, ये थे फॉलो, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम। मैं नेक्स्ट चलूंगा फॉर ईच में, फॉर ईच या फॉर ऑब्जेक्ट्स मैं कर देता हूँ फॉर ऑब्जेक्ट लूप, ठीक है। फॉर ईच या फॉर ऑब्जेक्ट है जो फॉर ईच और फॉर ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली आइट्रेशंस पे वर्क करती है, आइट्रेशंस ऑब्जेक्ट पे वर्क करती है, जो ऑब्जेक्ट आइट्रेट किया जा सकता है, ठीक है। आइट्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अब आइट्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसा अगर मैं एक्स लिया, x = 100, तो ये x के अंदर एक वैल्यू है, तो इसमें आइट्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक वैल्यू है, इसको आइट्रेट नहीं कर सकते, इसका कोई सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा है, जैसे सपोज कर ले किसी स्टूडेंट का हम मार्क्स करते हैं, या स्कूल में जो मार्क्स है, रिजल्ट है, वो उसको हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट को, और उस स्कूल में जिस 100 स्टूडेंट थे, स्कूल के रिजल्ट हमें करना है, और उस स्कूल में कितने लड़के हैं, उस स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं। तो ये 100 स्टूडेंट्स के रिजल्ट हम प्रोसेस करने के लिए, या तो हम 100 वेरिएबल्स अलग अलग डिफाइन करेंगे,
ठीक है, जो कि ये लॉजिकली या फिर रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन से ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है इस सेशन में 100 स्टूडेंट्स है, अगले सेशन में 150 स्टूडेंट है, तो क्या मैं फिर एप्लीकेशन के सारे वेरिएबल्स को चेंज करेंगे ये आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट सेशन फिर 250 हो गया, हो सकता है कि फिर अगले सेशन में आपका 50 हो जाए। तो चूंकि ये बिजनेस है, अप एंड डाउन होते रहता है, तो क्या हम हर बार हर साल सेशंस के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे? नो, दिस इज नॉट ए गुड अप्रोच। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसा अप्रोच इंप्लीमेंट करेंगे जो ये 100 स्टूडेंट्स को करे। तो इस तरीके के कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन करें जो कि 100 स्टूडेंट्स को एक्यूमुलेट कर ले, 100 स्टूडेंट और मोर देन 100 स्टूडेंट के डेटा को एक्यूमुलेट कर ले। जावा में हम लोग एरेज यूज करते हैं और कलेक्शंस क्लासेस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नेक्स्ट वीक कलेक्शंस तो अभी नहीं, ये कलेक्शंस विल टेक टाइम, लेकिन एरेज हम लोग नेक्स्ट वीक्स में पढ़ेंगे इन सब। ठीक है, लेकिन अभी अगर हमें फॉर ईच लूप का यूज करना है तो हम लोग स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आइटरेशन ऑफ कैरेक्टर है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। ओके, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ मेन, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल्स लेते हैं, स्ट्रिंग str लेते हैं, उसमें हमने यहाँ पे नाम दे दिया, कुछ भी दे देते हैं, कैरेक्टर, कोडिंग मकसद। ये हमने कोडिंग मतलब वेरिएबल्स को एक str डिफाइन किया, उसमें कोडिंग मतलब हमने क्या किया, स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे सीरियल ऑफ कैरेक्टर्स है, CODING MAKT, कोडिंग मतलब ये सीरियल ऑफ, अगर आप ऐसा देखें तो एक वर्ड है, अगर इसको इंटरप्रेट करें तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। वर्ड क्या होता है? वर्ड जो होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट। अब उसको अगर वर्ड को सेंटेंस में बोलेंगे तो कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, और पैराग्राफ्स को बोलेंगे तो कलेक्शन ऑफ सेंटेंस है। तो इस तरीके से आपका, और स्टोरी बोलेंगे तो कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ, है ना? यही डेफिनेशन आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वर्ड है कोडिंग मतलब, इट इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट। अब इस अल्फाबेट को हम एक एक अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, एक एक को हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे और कैर सी कोलोन, और सॉरी कॉलन यूज होता है, डॉट टू कैर एरे हमें यूज। ठीक है, ये ये क्या है? फॉर ईच ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने क्या किया कि इसको कैर एरे में कन्वर्ट कर दिया। कैर एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे मेथड दिया टू कैर एरे। ठीक है, और एस और हमने क्या किया, सी। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली कोडिंग मकतब को करेंगे str यहाँ पे तो फायदा नहीं है, हमने क्या करना है, इसको अलग अलग करना है। तो हमने यहाँ पे ये अप्रोच को अपनाया है। अब इसको अगर रन करेंगे तो एक एक कैरेक्टर आपको डिस्प्ले करेगा, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकली। ठीक है, CODI, ये था आपका, ये फॉर ईच बोले या फॉर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये स्ट्रिंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये रैपर क्लास है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, और जो जावा में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं फॉर ईच। मैं इस फॉर और फॉर ईच को ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में सिर्फ इसी पे हम लोग बात करेंगे, इसी का ही यूज करेंगे, इसलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक, अब जैसे अगर हमने यहाँ पे लिया है, एक और तरीका होता है इसको, str टू कैर आप और यहाँ पे ऐसे कर सकते, सॉरी नहीं, वो आपको स्ट्रीम यूज करता है, स्ट्रीम, और वो फिर तो बड़ा हो जाएगा। चलिए, ये तो ठीक है, अभी इसी को यूज करें। एक और मैं बताता हूँ आपको, वर्ड को कन्वर्ट करने के लिए वर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, ये है सेंटेंस, सेंटेंस। ठीक है, और अलग अलग वर्ड को फिल्टर करना है। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ जावा, ये सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, एक एक वर्ड जो है उसको अलग करना है। तो उसको किस तरीके से आप करेंगे? ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग एक स्प्लिट मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का एक एरे लेंगे, वर्ड्स देंगे। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, सेंटेंस को स्प्लिट कराया, और स्प्लिट कराने का तरीका बहुत सारे हैं। हम यहाँ पे स्प्लिट, यहाँ पे जो है वो किससे कर रहे हैं, स्पेस से कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस के बाद से ही हमारा नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है। अब ये वर्ड्स आ गया, अब यहाँ पे शॉर्ट वर्ड्स करेंगे तो ये आपका रिफरेंस देगा। ठीक है, किसका रिफरेंस देगा? उस ऑब्जेक्ट का, इस एरे का ऑब्जेक्ट का रिफरेंस देगा। वहां पे आपको देखे ये ऑब्जेक्ट का रिफरेंस है, यानी कि मेरा स्प्लिट हो चुका है। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स डॉट
और यहाँ पे स्ट्रीम यूज करते हैं, वर्ड्स डॉट स्ट्रीम डॉट ऑरेंज, एस और सिस्टम डॉट और डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वर्ड्स। It's of its सिस्टम डॉट और डॉट इट्स, यहाँ पे हम इसको फिट कर रहे हैं। ये थोड़ा एडवांस हो गया है। ये जो हमने यूज किया है, ये स्ट्रीम एपीआई यूज किया है हम जिसको वर्ड को प्रिंट करने के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ जावा। अब इसी को जो हमने एडवांस तरीका जो यूज किया है ना, ये स्ट्रीम्स ये कहलाता है स्ट्रीम एपीआई। अब ये स्ट्रीम एपीआई हमने यूज किया है, यहाँ पे हम दूसरी तरीके से वर्ड्स को किस तरीके से कर सकते हैं, वर्ड्स को हम यहाँ पे दो तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं, स्ट्रिंग एस, ठीक है जी, इन वर्ड्स, ओके, और एस आउट कर दीजिए एस टू, ठीक है। ये भी आपको क्या है, ये आपको दे रहे हैं फॉर ऑब्जेक्ट, और ये हमने एडवांस यूज किया है, इसको कहते हैं स्ट्रीम एपीआई से। आप इस तरीके से स्ट्रीम एपीआई यूज किया है हमने, ठीक। ये देखें यहाँ पे, इसको एक तरीके से और दूसरी तरीके से आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर हम नॉर्मल वो फॉर लूप यूज कर रहे हैं, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस और फॉर लूप लेगेसी, फॉर लूप लेगेसी, ठीक है। लेगेसी फॉर लूप हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो कैसे यूज करेंगे, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन वर्ड्स का जो लेंथ होगा उसको आप चेक करेंगे, और आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे ए सॉर्ट कर देंगे वर्ड्स ऑफ आई, दिस इज लेगेसी। तो ये इस तरीके से आप लेगेसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिस्टम, ठीक है। ये देखें, ये आउटपुट पहले आपका स्ट्रीम एपीआई का ये आउटपुट है, फिर ये फॉर ऑब्जेक्ट का आउटपुट है, और ये फॉर लूप लेगेसी का आउटपुट है। तो इस तरीके से आप एक प्रॉब्लम को वर्ड को अलग कर देंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इसलिए ये चीजें जो है यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया कि फर्दर जब जाएंगे, जब हम इंटरव्यू वाले पार्ट पे जाएंगे, तो इंटरव्यू में क्या बोलते हैं कि सेंटेंस दिया हुआ होता है, और उसमें फिल्टर आउट करते हैं कि भाई आप इसमें से ईज कितनी बार आया, कोई रिपीटेटिव वर्ड्स आ रहा है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कोई रिपीटेटिव वर्ड नहीं है, सब यूनिक वर्ड है, तो काउंट करना होता है हमें रिपीटेटिव वर्ड्स को। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ जावा, जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें जो डुप्लीकेट हो रहा है उसको काउंट करके उसको शो कीजिए, और उसकी काउंट भी बताइए, ठीक है। तो इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी से मैं बेसिक आपको देता चल रहा हूँ कि किस किस तरीके से इसको, और सबसे जो मेन बेसिक जो इसका रूह जो है इस क्वेश्चंस का, वो है स्प्लिट करने का। ठीक है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, अगर आपने इतना कर दिया तो समझिए कि आपने 50% आपने काम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इसके बाद आपको सिर्फ लॉजिक लगानी है, ठीक है। तो ये रेजेक्स हम लोग यूज करते हैं स्प्लिट करने के लिए, सॉरी स्प्लिट मेथड यूज करते हैं स्प्लिट करने के लिए, और स्प्लिट हम किसी भी सेंटेंस को किसी भी वर्ड को कर सकते हैं डिफरेंट एंगल से, तो वो नेक्स्ट